वेलकम टू बुरहान्स टेक लैब। आज की वीडियो में हम एक पाइथन लाइब्रेरी शुरुआत करेंगे जिसका नाम है numpy। numpy एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, numpy यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है यहाँ पे, और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है रिगार्डिंग numpy। तो numpy सबसे पहले थोड़ा सा हम इस हवाले से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हवाले से हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि numpy जो है एक पाइथन पैकेज है, या आप इसको पाइथन लाइब्रेरी भी कह सकते हो, और दैट स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। यानी इन शॉर्ट फॉर्म इन्होंने numpy कहा है। तो numpy बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन, और ये बेसिकली साइंटिफिक कंप्यूटर के लिए काफ़ी यूज़ होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी यूज़ होती है, और इसके अलावा डाटा साइंस जो आजकल का काफ़ी एक हॉट टॉपिक है, उसमें इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं उसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी यूज़ होती है। डाटा एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं अपना मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग में इसमें इसका काफ़ी अमल दखल है। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसकी वजह से इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल का डिमांड है। तो पाइथन बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है लार्ज मल्टी डायमेंशनल अरेज एंड मैट्रिसेस। यानी इसमें हम जो न्यूमेरिकली देखा जाए तो अरेज हम इसमें बना सकते हैं, और मैट्रिसेस जो है उसकी मदद से जो है हम इसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि अलॉन्ग विद एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शंस टू ऑपरेट ऑन दीज डेज। अच्छा, अब एक सवाल इंपॉर्टेंट ये पैदा होता है कि वाई numpy क्यों ज़रूरी है। हमने जो है लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बेसिक पाइथन पढ़ी है, उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट का यूज़ किया था। तो हम लिस्ट के ज़रिए भी तो ये सारे काम कर सकते हैं। तो वाई numpy का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि numpy जो है वो फास्ट है। वो फास्ट किस तरह से है उसका आगे डिस्कस करते हैं कि द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट माइट कम टू आवर माइंड इज व्हाई वी यूज numpy when we already have the list data structure। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो हमने बेसिक पाइथन की कवर की थी। तो we will not have many reasons to use numpy over a list, but the very basic reason is to use very less space and time। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि numpy में हमारे पास जो एक मैट्रिक्स बन रहा है, एक हमारे पास अरे हमारे पास जनरेट हो रही है, उसका फ़ायदा ये है कि वो बहुत फास्ट है और उसमें हमारे पास टाइम जो है वो कम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा उसकी जो है एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है, स्पेस जो है वो आपकी मेमोरी में काफ़ी कम लेती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं numpy के ओवर हमारे पास जो हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। और यहाँ पे भी वही बात मैंने लिखी है कि numpy इज फास्टर, इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट स्टोरेज। इसका एक छोटा सा मैं सबूत ना, जब हम ये कंप्लीट कोर्स कर लेंगे numpy का, तो मैं एंड पे जाके आपको एक छोटा सा प्रूफ दूंगा कि कैसे numpy जो है वो फास्टर है, एफिशिएंट स्टोरेज है। तो इस प्रॉपर ये मैं कोडिंग के जरिए आपको ना एंड पे जाके इसका एक छोटा सा प्रूफ जो है वो आप यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट के लिए सबसे पहले आपके पास कोई पाइथन पैकेज होना चाहिए। जैसा कि लास्ट वीडियो जिसने नहीं कवर की वहाँ पे जाके वो देख सकता है कि हमने कुछ पैकेजेस की बात की थी, कुछ आईडीज़ की बात की थी जिन पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास पाइचार्म था, एनाकोंडा में हमारे पास जुपिटर नोटबुक था, और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं जुपिटर नोटबुक का एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अपने यूज़र्स को जो है बेसिकली जुपिटर नोटबुक ही रिकमेंड करता हूँ। तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये एनाकोंडा के जरिए इंस्टॉल होता है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में मिल जाएगी कि लास्ट वीडियो में हमने किस तरह से जो है एनाकोंडा को इंस्टॉल करना है, और किस तरह से जो है जुपिटर नोटबुक का जो बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया था, तो ये बेसिकली आपको लास्ट वीडियो में वहाँ से सारा कवर हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर आप जो एनाकोंडा एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली numpy एक जो है वो क्या है, आपको आपका बिल्ट इन पैकेज नहीं है। ये बेसिकली पाइथन में ही इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल के लिए आप अगर कोई और आईडी एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो, जैसे कि पाइचार्म यूज़ कर रहे हो, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि इंस्टॉल को, अगर numpy को आपने इंस्टॉल करना है तो आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे। अगर एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ जाओगे और सिंपल लिखोगे pip इंस्टॉल numpy। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, और पिप बेसिकली क्या है, एक पैकेज मैनेजर है जो जितनी भी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं और बाकी लाइब्रेरीज जो होती हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज कर देता है, इंस्टॉल कर देता है। तो आप इसको इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। आप कोई भी आईडी पाइथन का यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप जो है इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसकी कमांड यही है आपके पास। और आपके पास जो है वो हमारे पास numpy में होता क्या है, यहाँ पे देखो मैंने टॉप ऑफ में ना शुरू में एक लिखा हुआ है numpy.org। अगर मैं इसको बेसिकली रन करूँ ना, तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ये एक पूरी इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्री वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होंगी,
और आप इसको यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो कि या फिर ये अपने ब्राउज़र में numpy.org जाके जो भी numpy की जो पैकेजेस हैं, जो नए फंक्शंस उसमें आए हैं या पूरी डॉक्यूमेंट्री अगर आपने वहाँ से सीखनी है तो यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी होती है उसकी एक अपनी वेबसाइट होती है, जैसे numpy.org है, इस वेबसाइट पे जाके आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आगे डिस्कस करते हैं हम numpy में क्या करते हैं। numpy में हम बेसिकली एक तरह की अरेज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अरे के कुछ क्रिएशन मेथड्स होते हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 जो है वो क्रिएशन मेथड्स हैं अरे के, जो आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें कन्वर्जन फ्रॉम अदर पाइथन स्ट्रक्चर जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, हम क्या करेंगे, एक सिंपल लिस्ट बनाएंगे, उसको अरे में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से एक अरे जनरेट हो सकती है। और इंट्रिंसिक नंपाई अरे क्रिएशन ऑब्जेक्ट जैसा कि हम वंस जो है वो एक अरे बना सकते हैं या जीरोज अरे बना सकते हैं, या हमने लास्ट टाइम अरेंज फंक्शन यूज किया था उसको भी हम यूज कर सकते हैं। रीडिंग अरे फ्रॉम डिस्क, आपसे पहले आपके पास पहले से कोई अरे मौजूद है डिस्क में या नंपाई के जरिए आपने पहले से सेव की हुई है, उसको आपने रीड करना है तो उसको कैसे रीड किया जा सकता है। क्रिएटिंग अरे फ्रॉम रॉ बाइट्स थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रिंग्स और बफर्स, ये भी इसका काफी कॉमन मेथड है जो यूज किया जा रहा होता है। ज्यादा फेमस जो होते हैं हमारे पास एक लिस्ट या टपल के जरिए हम अरे बना रहे होते हैं, ठीक है। और यूज ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी फंक्शन जैसे कि रैंडम फंक्शन का भी हमने लास्ट वीडियो जो बेसिक पाइथन की वीडियो थी उसमें काफी डिस्कस किया था कि रैंडम फंक्शन क्या होता है, उसके जरिए भी हम अरे जनरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड 1 है फ्रॉम लिस्ट, कि हम लिस्ट से कैसे जो है वो एक अरे जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो हम सबसे पहले अपनी इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका यही होता है कि आप जस्ट लिखोगे इंपोर्ट numpy, और जस्ट आप खाली इंपोर्ट numpy भी लिख सकते हो या इंपोर्ट numpy एज np भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं एक चीज़ आपको बता दूंगी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा जो है बचाने के लिए ये सारी कोडिंग पहले से कर दी है, क्योंकि अगर साथ साथ करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको नटशेल में और क्विकली एक ओवरव्यू दे दिया जाए ताकि जो यहाँ पे जो कोडिंग करने का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैंने numpy को इंपोर्ट करना है तो दो तरीके, या तो आप खाली इंपोर्ट numpy लिख लो तब भी ठीक है, या आप इसको एक शॉर्ट कोड दे दो। तो नॉर्मली इसी तरह से यूज किया जाता है कि इंपोर्ट numpy एज np ये होता है बेसिकली, उसको एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया हमने ताकि हम उसको आगे अपनी कोडिंग में यूज करें, तो कि एक थोड़ा सा कन्वीनियंट मेथड है कोडिंग का। तो आप लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसको रन कैसे करना है, आप ऊपर से जाके भी रन कर सकते हो, और सिंपल आप इस तरह लिख के इसको शिफ्ट एंटर की कमांड दबाओगे तो ये आपके पास रन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेथड 1 है फ्रॉम लिस्ट, तो लिस्ट बेसिकली जनरेट कर लेते हैं। लिस्ट का भी हमने लास्ट टाइम वीडियो में जिक्र किया था, लिस्ट होती क्या है। तो यहाँ पे एक बनाया मैंने वेरिएबल, और आगे उसमें 1 2 29 की एक लिस्ट बना ली है, और उसको मैंने अब numpy अरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल np जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसमें एक एट्रीब्यूट होता है अरे, वो अरे को मैंने एट्रीब्यूट को कॉल किया, और यहाँ पे जो मैंने ए वेरिएबल बनाया था वेरिएबल उसको मैंने यहाँ रख दिया, और उसको एक नए वेरिएबल का नाम दे दिया a1। तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक अरे जनरेट हो जाएगी, यानी एक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर से मैंने एक अरे जनरेट कर ली है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हो कि सेट एंड डाटा टाइप्स ऑफ 8 बिट, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इससे अरे की एक डाटा टाइप को सेट करना चाहता हूं तो मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूं। लेट से मेरे पास एक अरे है और उसी अरे को मैंने एक नए वेरिएबल को असाइन किया, और आगे कॉमा डाल के मैंने एक आर्गुमेंट में एक नई चीज मैंने लिख दी np में एक फर्दर आपके पास एट्रीब्यूट मौजूद है int 8 का, यानी मैंने इस इंटीजर की डाटा टाइप को 8 बिट पे कर दिया सेट। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी की डाटा टाइप भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब इसको रन करोगे तो आपके पास अरे की आउटपुट आ जाएगी, साथ में डाटा टाइप बता देगा कि int 8 है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो है वो 32 बिट होती है। अगर आप मैंने यहाँ पे फर्स्ट आप देखो ना, यहाँ पे मैंने कोई डाटा टाइप सेट नहीं की थी, जो बाय डिफॉल्ट होती है वो 32 बिट होती है, लेकिन आप खुद से करना चाहते हो कोई लिमिटेशंस यूज करके तो या आप 8 बिट भी यूज कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अब 8 बिट में कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास। लेट्स से कि अगर आप कोई अरे में अपनी लिस्ट में या कोई अरे में कोई लार्ज नंबर सेट करना चाहते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज किया 3799862, तो ये एक लार्ज नंबर है और 8 बिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जब आप इसको रन करोगे ना तो ये आपको एरर दे देगा और उस जगह पे कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा। लेट्स से कि अगर आपके पास 1 2 है, ये तो 8 बिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारे पास 9 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई आपके पास बिग नंबर आ जाता है और आपने डाटा टाइप जो है वो 8 बिट की सेट की हुई है, तो वहां पे क्या करेगा, उस जो आपका नंबर है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसकी जगह कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा और आपको एक वार्निंग जनरेट कर देगा साथ में, ठीक है। तो आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो डाटा टाइप को बढ़ा के। लेट्स से कि मैंने उसी को मैंने कर दिया 32 बिट के साथ, उसकी डाटा टाइप को इंप्रूव कर दिया, तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे कोई किसी किस्म का मेरे पास एरर नहीं आएगा और मेरे पास जो मेरी अरे है वो जनरेट हो जाएगी विद अ बिग नंबर।
तो इस तरह से आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। अच्छा, किसी एक्सेस का एलिमेंट कोई आपने अरे जनरेट की है, ठीक है, लेट्स से, तो उस अरे में आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे आप? सिंपल, आपके पास अरे है, लेट्स से ये एक अरे थी और उसमें डाटा टाइप को आपने सेट कर दिया और एक नया वेरिएबल उसको असाइन कर दिया, और आप क्या करोगे, उस वेरिएबल के आगे उसका इंडेक्स नंबर, लेट्स से कि ये 1259, तो नॉर्मली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंडेक्सिंग जो होती है पाइथन में वो 0 से स्टार्ट होती है, तो वो हमारा जो 0 है वो बेसिकली 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 हमारा 1 पे है, 5 जो है वो 2 पे है और 9 जो है वो 3 पे है। अब मैंने 0 जो इंडेक्स पे जो मेरे पास वैल्यू मौजूद है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं उस अरे का नाम लिखूंगा और आगे इंडेक्स नंबर दे दूंगा सिंपल, और तो मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा कि इस 0th इंडेक्स पे मेरे पास 1 वैल्यू मौजूद है। अब यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रही होगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेट से हमारे पास अरे जो है 1D होती है, अभी तक जो हमने काम किया है वो 1D अरे पे काम किया है। 1D अरे में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल अरे होती है और उसमें एक्सिस एक ही होता है। अगर हम 2D की अरे की बात करें तो हमारे पास उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्सिस 0 और एक्सिस 1, ठीक है। तो उसको आप बेसिकली अगर आप 1D अरे की शेप चेक करना चाहते हो तो आपके पास सिंपल आपके पास एक्स कॉलम ही होगा, यानी अगर हम एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें हम आपके पास क्या होगा, 1D अरे में एक सिंगल ही आपके पास वैल्यूज होंगी, सिंगल एक्सिस मौजूद होगा। और 2D अरे की बात करें तो 2D अरे में हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें या अगर इस सेंस में बात करें हम अरे की सेंस में, तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सिस मौजूद होते हैं, इस तरह हमारे पास पॉइंट आ जाता है। और अरे जो है वो मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं। 3D अरे की बात करें तो वहाँ पे जो है वो एक्सिस हमारे पास 3 आते हैं, इस तरह आप टू सोन, यानी आप जो है बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल अरे में भी काम कर सकते हो। तो ये भी एक नंपाई का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम नंपाई में क्या है कि हम मल्टी डायमेंशनल अरे पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2D को। 2D अरे अगर हमें जनरेट करनी है तो किस तरह करेंगे? तो जस्ट फर्क सिर्फ यही होता है कि आपके पास ऊपर आपने देखा होगा कि 1D अरे में हम सिंगल जो है वो ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं, और जबकि 2D अरे में हम डबल ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं दोनों एंड्स पे। तो हमारे पास ये क्या होता है, 2D अरे जनरेट हो जाती है। तो मैंने एक रैंडम नंबर्स ले लिए हैं 1 2 3 4 4 5 6 और np डॉट अरे करके मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई और उसको np अरे में यहीं पे कन्वर्ट कर दिया और उसको न्यू वेरिएबल असाइन कर दिया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक मेरे पास 2D अरे जनरेट हो गई आपके पास इसी तरह से। अच्छा, अब आप 3D अरे जनरेट करना चाहते हो तो 3D किस तरह कर सकते हो? 3D में आप जो है वो 3 जो है ब्रैकेट लगा लोगे तो वो आपके पास क्या होगा कि 3D अरे जो है वो इस फॉर्म में आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल अरे भी नंपाई में बना सकते हो। अच्छा, अब किसी अरे की आपने शेप फाइंड करनी है। लेट से मेरे पास एक अरे है 1359, तो इसकी आप शेप फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे एक अरे और उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दो, और उसके बाद उस वेरिएबल में एक एट्रीब्यूट होता है नंपाई में शेप नाम का, तो उससे आपको उस अरे की शेप पता चल जाएगी। लेट से जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि 1D अरे में इसकी शेप क्या होती है, 4 है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स है। तो इसी तरह से मैंने एक और अरे यहाँ बनाई थी और उसमें आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इसके अलावा अब इसमें फायदा क्या होता है, बेसिकली मशीन लर्निंग डाटा साइंस में हमारे पास डाटा काफी अमाउंट में आ रहा होता है, तो हम उसमें उसकी जो है ना हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होती हैं, तो उसमें हम जो बेसिकली किसी भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी शेप फाइंड कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, अब 2D अरे की शेप फाइंड करनी है तो 2D अरे की भी सेम कमांड है आपके पास। आप 2D अरे जनरेट करोगे और उसमें शेप एट्रीब्यूट के जरिए उसकी शेप फाइंड कर दोगे। लेट से मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या था, मेरे पास 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। तो ये आपको बता देगा, एक पॉइंट जनरेट कर देगा जिसमें आपको बताएगा कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब साइज फाइंड करना है, आपके पास 1D अरे है उसका साइज फाइंड करना है, तो साइज के लिए हमारे पास साइज का एट्रीब्यूट है। साइज बेसिकली क्या होता है, साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस अरे में कितने हैं, तो आप उस हिसाब से उसका साइज फाइंड कर सकते हो। 2D अरे का साइज फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल उसमें भी सेम कमांड है। इसमें क्या करेगा, आप 2D अरे के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उनको काउंट करके आपको बता देगा कि उस अरे में इतने एलिमेंट्स हैं और आपको आंसर जनरेट कर देगा कि साइज की फॉर्म में। अच्छा, डी टाइप फाइंड कर सकते हो कि जो बाय डिफॉल्ट डी टाइप है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 32 बिट होता है और इंटीजर एक ही फॉर्म में। तो आप उसका जो आप एक अरे बनाते हो और उसकी डी टाइप फाइंड करते हो जो बाय डिफॉल्ट है, आपने खुद से सेट नहीं की, तो आपको बताएगा कि इसकी जो बाय डिफॉल्ट है वो इंटीजर 32 बिट है। अच्छा,
अब किसी अरे में आप उसका एलिमेंट चेंज करना चाहते हो, लेट से मेरे पास एक 1D अरे है और मैंने 1 5 7 8 यहाँ पे कुछ जो है वैल्यूज़ ले ली हैं और उसको एक वेरिएबल A13 में स्टोर करवा दिया है, और उसमें मैं कहता हूँ कि A13 में जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, हमारी 1 है, और उसकी जगह में एक नया एलिमेंट जो है उसमें जो है चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उस एलिमेंट का जो है वो आगे रेफरेंस दे दूंगा और दोबारा उसको रन करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, उसकी जगह पे ये वाला जो न्यू वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी अरे में अपनी इंडेक्स के रेफरेंस से उसको उसकी वैल्यू को आसानी से चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये कुछ बेसिक मेथड थे। हमारा दूसरा मेथड था इंट्रिंसिक, यानी जिसमें हम जीरोज और वंस कमांड्स के जरिए और अरेंज कमांड के जरिए हम अरेज को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे करते हैं? सिंपल, आप क्या करोगे, आपके पास numpy जो है वो इंपोर्ट हुई हुई ऑलरेडी एज np, तो आप क्या करोगे, एक बनाओगे वेरिएबल, और np में एक एट्रीब्यूट होता है आपके पास, या एक फंक्शन कह लो जिसको आप कह सकते हो जीरोज। तो जीरोज आप लिखोगे और आगे उसका आप बताओगे कि कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का, अगर हम मैट्रिसेस की फॉर्म में बात करें, मैट्रिसेस आपने मैट्रिक क्लास में या स्कूल में आपने पढ़े होंगे, तो उस हवाले से अगर डिस्कस किया जाए तो जीरोज एक बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसका नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का रेफरेंस देना है और आपने जीरोज एट्रीब्यूट जो बिल्ट इन है numpy में वो यूज करना है। तो आप जब इसको रन करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास 3x3 कॉलम का एक जीरोथ क्या है, अरे जनरेट हो गई है, या आप कह सकते हो एक जीरोज का 3x3 कॉलम का आपके पास एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। अच्छा, इसकी आप डी टाइप फाइंड करना चाहते हो तो इसकी डी टाइप फाइंड कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जीरोथ में हमारे पास क्या आ रहा है, फ्लोट वैल्यू आ रही है जो कि 64 बिट के साथ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास जो है वो उसकी डी टाइप थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। शेप भी आप उसी तरह फाइंड कर सकते हो कि आपके पास 3x3 वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो आपने खुद दी थी, लेकिन अगर से पहले से बिल्ट इन बनी हुई है आपके पास और उसकी आपने शेप फाइंड करनी है, तो आप इस तरह से उसकी शेप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब अगली चीज हमारे पास है ए रेंज फंक्शन। ए रेंज फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको क्या करता है, जीरोथ से लेके n-1 तक, यानी उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जीरो होगी और जो वैल्यू आपने दी है उससे एक पहले तक आपको कुछ नंबर जनरेट कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने np और उसका आगे एट्रीब्यूट ए रेंज यूज किया और आगे मैंने 5 वैल्यू दे दी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए गैस करो इसका आंसर क्या होगा, वीडियो पॉज करके। तो आप इससे एग्जैक्टली अंदाजा लगा सकते हो कि बेसिकली जैसे कि हम जाहिर कर सकते हैं फॉर्मूले से 0 से लेके n-1 तक, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 से लेके 4 तक आपके पास जितनी वैल्यूज आती हैं वो सारी वैल्यूज एक अरे की फॉर्म में जनरेट हो जाएंगी। तो आप ए रेंज फंक्शन के जरिए भी आप एक अरे जो है जनरेट कर सकते हो। अच्छा, अब लेट से मेरे पास मैंने एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना था ए रेंज, रीशेप और रेवल का। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर जो है वो हम डाटा साइंस में और मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं इसको। तो लेट से मैंने एक 99 नंबर्स की एक अरे जनरेट की और मैंने उसके लिए ए रेंज फंक्शन को यूज़ कर लिया। तो मेरे पास क्या अरे आएगी, मेरे पास अरे आएगी 0 से लेके 98 तक। क्यों? क्योंकि n-1 होता है। तो मेरे पास ये टोटल 99 नंबर्स हैं। अब मैं इसको रीशेपिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रीशेप में कैसे कर सकता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे रीशेप की कमांड यूज़ की है। ये कमांड जो है बाय डिफॉल्ट होती है numpy में, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 और 33। मैंने क्या कहा इसको, मैंने कहा कि इसके 3 जो है वो अलग अलग जो है आप बना दो रोज, और इसमें क्या बना दोगे आप 33 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीशेप कर दो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे पास जो टोटल मेरे पास जो अरे थी 0 से लेके 98 तक की, उसने इसको क्या किया, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर हिस्से में हमारे पास इक्वल जो है वो 33 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये चीज़ बेसिकली क्यों हुई, क्योंकि ये हमारी पॉसिबल थी कि हम इस अरे को हम इतने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अगर मैं फर्ज करो कमांड चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं इसको रीशेप करे 3 हिस्सों में और हर हिस्से में 31 एलिमेंट्स हों, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अपने मेन अरे की बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अनमैच ऑर्डर की अरे को कभी भी रीशेप नहीं करता और आपको क्या करेगा, एक एरर जनरेट कर देगा। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है आपने कि जब भी आप किसी अरे को आप रीशेप करना चाहते हो तो ऑर्डर का लाजमी ख्याल रखो कि वो उस ऑर्डर में जो आप ऑर्डर देना चाहते हो उसमें रीशेप हो भी सकती है कि नहीं। अच्छा, अब फर्ज करो हमने इस चीज को रीशेप कर दिया, मैं चाहता हूं ये चीज दोबारा अपने प्रीवियस हालत में आ जाए, यानी दोबारा एक्चुअल सीधी हो जाए। तो मैं रेवल फंक्शन एक यूज होता है, उसमें रेवल फंक्शन के लिए कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मेरी अरे है और जो मैंने यहाँ जनरेट की थी AR के नाम से, तो उस AR फंक्शन में मैं आगे रेवल का एक फंक्शन होता है उसको यूज करूंगा और उसको एक न्यू वेरिएबल असाइन कर दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा, वो जो मेरी अरे थी दोबारा सीधी हो जाएगी, यानी जो जिसको मैंने रीशेप करके तोड़ दिया था, स्लाइस कर दिया था दूसरे अल्फाज में।
तो इस तरह कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है आपके पास लिन स्पेस का, या जिसको एल स्पेस भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है हमारे पास नंपाई में। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें कोई वैल्यू देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और अपने इक्वली लाइकली जो है ना एलिमेंट्स डिवाइड कर देते हैं। बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ रीशेप करते हैं तो हमारे पास उसके इक्वल एलिमेंट्स नहीं बनते हैं, तो एल स्पेस एक ऐसा हमारे पास नंपाई में फंक्शन है जिसको लिन स्पेस भी कहा जाता है। उसके ज़रिए हम इक्वली जो है इंटरवल्स में अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, मैंने एल स्पेस नाम का एक बनाया वेरिएबल, नंपाई लाइब्रेरी थी, उसमें क्या किया मैंने लिन स्पेस का एक एट्रीब्यूट यूज किया और मैंने अपना एक आर्गुमेंट पास किया। आर्गुमेंट में मैंने क्या कहा, 1 वैल्यू दी है जो कि स्टार्टिंग वैल्यू है, और 5 वैल्यू दी है जो कि एंडिंग वैल्यू है, और आगे जो मैंने एक 10 लिखा है ये बेसिकली एक हवाला है कि 1 से 5 तक 10 इक्वल हिस्से बना दे। ठीक है, इक्वल हिस्सों में इन दोनों रेंज को तकसीम कर दे। तो अगर मैं इसको एक दफा रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 मेरे पास एलिमेंट्स मुझे मिल गए हैं जो कि इक्वली और लीनियरली स्पेस है। यानी अगर आप लेट से के दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से डिफरेंस निकालोगे, जो डिफरेंस होगा वो तीसरे और दूसरे का सेम होगा आपस में। तो इसका क्या मतलब होता है, इस बात का ये मतलब होता है कि इसने क्या किया, मुझे रिटर्न कर दिया एक इक्वली लीनियरली स्पेस 10 एलिमेंट्स। तो ये काम आप कर सकते हो, अक्सर हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं इस चीज को। अच्छा, आगे आपके पास एक एम्प्टी आ रहा है। एम्प्टी बेसिकली क्या होगा, आपके पास एक नल जो है होगा और हमने उसको ऑर्डर दे दिया 3x3, तो अगर जनरेट करें तो 0 के साथ आप एम्प्टी के साथ भी कर सकते हो। अच्छा, हमने ऊपर अगर आप नोट करो ना तो हमने यहाँ पे 0 के साथ भी ये काम किया, तो 0 के साथ भी आप एक मैट्रिक्स बना सकते हो, एक जो है अरे बना सकते हो, और एक एम्प्टी फंक्शन के साथ भी आप सेम टाइप की अरे बना सकते हो। अब अगर आइडेंटिटी बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें हमारे पास जो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या है, 3x3 ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आप एक सिंगल वैल्यू बताओगे कि हाँ जी आइडेंटिटी फंक्शन है मेरा, और उसके आगे एक सिंगल लिख दोगे कि मेरे पास 3x3 का चाहिए तो जस्ट 3 लिख दोगे। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है यहाँ पे सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब वंस का यूज करना है तो वंस में क्या होगा, वंस में ऑब्वियसली आपने सही गैस किया, यहाँ पे वंस में क्या होगा, हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 के इक्वल होंगे। तो np.ones और आगे आपने ऑर्डर देना है कि 3x3 कॉलम्स का आपको रोज एंड कॉलम्स का आपको एक मैट्रिक्स चाहिए, या दूसरे केस में आपको एक अरे चाहिए। अच्छा, ये थी हमारी एक थोड़ा सा सिनेरियो ओवरऑल नंपाई का, कि नंपाई में जो है वो किस तरह से काम होते हैं और बेसिक जो नंपाई क्रिएशन मेथड्स हैं वो क्या होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ नंपाई में, उसका नाम है एक्सेस, जो ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका हम आगे जाके मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सेस इन नंपाई के क्या होता है, थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल में बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आसान अल्फाज में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो हमारी सारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती है, और जो हमारे पास जो है वर्टिकल एक्सिस पे जो होती हैं वो सारी हमारी वाई एक्सिस की वैल्यूज होती हैं। अब लेट से इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे कोई पॉइंट जो है वो आपको शो करवाना है। लेट से अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट है 2,3। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने शो करवाना है तो मेरे पास मुझे 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू, तब जाके मैं इस पॉइंट को शो करवा सकता हूँ। ये चीज़ में अगर मेरे पास थोड़ा आप रिलेट करो इसको, ऊपर जो मैंने आपको ये एक डायग्राम दिखाई दी, 1D अरे की फॉर्म में नहीं कर सकते। 1D अरे में हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू होती है, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं होती है। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट को शो नहीं कर सकते। हमें किसी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करने के लिए या फिर एक्स वाई प्लेन में शो करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, यानी 2 एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2D अरेज या मल्टी डायमेंशनल अरेज जो है वो काम आती हैं। अच्छा, अब दोबारा आते हैं एक्सिस पे। एक्सिस बेसिकली जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने जो कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम नंपाई अरेज आल्सो हैव एक्सिस। ठीक है, नंपाई अरेज में भी एक्सेस होते हैं। इसमें क्या होता है, लेट से मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है, अगर यहाँ मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है कि ये मेरे पास क्या है, एक 1D मैट्रिक्स है, तो 1D मैट्रिक्स से मेरे पास नंबर ऑफ एक्सेस कितने होंगे, 1 होंगे ऑब्वियसली। और अगर मेरे पास 2D मैट्रिक्स है तो 2D मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ एक्सेस कितने होंगे, 2 होंगे। तो लेट से अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक आपके पास मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स में मैं कहता हूँ कि मैंने सारे एलिमेंट्स इस तरह लिख दिए हैं और ये इसमें 2 आपके पास एक्सिस है, और पहला एक्सिस क्या होगा, एक्सिस 0 होगा, जो कि आपके पास ये टॉप टू डाउनवर्ड होता है, और जो एक्सिस 1 होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो अगर फर्ज करो मैं कहता हूं कि मुझे इस लाइन में एक्सिस 0 पे
सम चाहिए। तो मैं आप क्या कहोगे, आप सिंपल क्या करोगे, जो एक्सिस 0 पे सम कैसे निकलेगा कि 1 4 3 इन तीनों एलिमेंट्स को आप सम कर दोगे। तो आप ये रेफरेंस दे सकते हो कि एक्सिस 0 पे सम ये हो सकता है। और अगर मैं कहूँ कि इस मेरे पास अरे में एक्सिस 1 पे मुझे सम चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको हॉरिजॉन्टली जो है वो ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या होगा, एक्सिस 1 पे आपका सम आ जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल करना है और इन चीज़ को हम आगे जाके थ्रू कोडिंग भी करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट से मेरे पास एक 2D अरे है। 2D अरे में मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मैंने एक 2D अरे बना ली है और इस अरे को एक दफ़ा मैं रन करके देख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 4 2 5 और 3 6, ये 2D अरे है। अब मैं कहता हूँ कि इस अरे में मुझे एक्सिस 0 पे सम चाहिए। तो 2 मिनट के लिए गैस करो क्या होगा। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इस चीज़ को गैस करो कि यहाँ पे एक्सिस 0 पे सम क्या होगा। आप इस जो है ना पिक्चर को सामने रख के आप एक्सिस 0 पे आसानी से सम निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कि एक्सिस 0 की बात हो रही है, तो हम टॉप टू बॉटम जो है वो चलेंगे और हम क्या करेंगे, 1 और 4 है हमारे पास, और 1 और 4 कितना होता है, 5, 2 और 5 हमारे पास कितना होगा, 7, 6 और 3 हमारे पास 9। तो हमारे पास एक्सिस 0 पे सम क्या आ जाएगा, 5 7 और 9। अब इसी चीज़ में मैं कहता हूं कि एक्सिस 1 पे मुझे सम निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, जितने भी हॉरिजॉन्टली आपके पास लाइंस हैं उनको आप ऐड करोगे और आप आसानी से जो है वो एक्सिस 1 पे सम निकाल लोगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सिस 1 पे सम जो है इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, तो आप 1 2 3 को ऐड कर दोगे, 4 5 6 को ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, पहले में 6 आ जाएगा, दूसरे में 15 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3/3 का ऑर्डर नहीं था, हमारे पास यहाँ पे जो है वो 2/3 का जो है बेसिकली ऑर्डर था। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सम निकाल सकते हो किसी भी एक्सिस पे। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक्सिस का कॉन्सेप्ट था नंपाई में। अब यहाँ पे हमारे पास कोई अरे है, लेट्स से इसी अरे की बात करते हैं जो हमने ऊपर जनरेट की है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि वो क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देता है। तो आप अगर ये चीज़ अगर आपने नंपाई में करनी है या पाइथन में करनी है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल x.t, ठीक है। टी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एट्रीब्यूट है और इसको ट्रांसपोज कर देगा। अगर मैं इसको एक दफा रन करूँ तो क्या होगा, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा। एनडी में आपके पास एक कमांड है नंपाई में जो कि नंबर ऑफ डायमेंशन बता रही होती है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, आपके पास 2 डायमेंशनल अरे है। यानी अगर फर्ज करो आपके पास पहले से एक अरे जनरेट हुई हुई है, ठीक है, और आपके पास डाटा ऐसे आता है और उसमें आपको उसकी डायमेंशन फाइंड करनी होती है, तो ndim की कमांड या एट्रीब्यूट यूज करके आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। लेट्स से इस केस में हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे थी, तो उसने आंसर हमें दिया 2। अब उसकी बाइट्स निकाल सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम इन अ मेमोरी, कि उस अरे ने आपकी मेमोरी में कितने बाइट्स को कंज्यूम किया है, तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास 24 बाइट्स जो है इस अरे ने हमारे पास जो है इसने आपकी मेमोरी में कंज्यूम की हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक फंक्शन होता है हमारे पास argmax का। argmax क्या होता है, बेसिकली आपके पास लेट से एक अरे है, यहाँ पे एक मैंने अरे बनाई है 1 3 4 6 3 4 और बीच में मैंने बड़ा नंबर दे दिया है और एंड पे 3। तो बेसिकली एक हमारे पास 1D अरे है। इस 1D अरे में लेट से कहा जाता है कि हमें मैक्सिमा फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इस अरे में एक आपके पास एट्रीब्यूट होता है argmax नाम का, तो उससे आप इस 1D अरे में उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो आपको बताएगा कि वो 2 जो है वो इंडेक्स पोजीशन पे। लेट से अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग होती है पाइथन में वो होती है 0 से लेके ऑनवर्ड। तो अगर 1 जो है वो 0 पे है, 3 जो है वो 2 पे है, और ये जो आपके पास बिग वैल्यू है वो 0 जो है 1 जो है वो 0 पे है, 3 आपके पास 1 पे है, और ये जो बिग वैल्यू है वो 2 पे है, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये 4th इंडेक्स पे। तो वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, argmax में आपको 2 रिटर्न कर देगा कि हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू वो 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई है बेसिकली। इसी तरह से आप मिनिमा फाइंड कर सकते हो कि मिनिमा बेसिकली क्या होगा, आपके पास वो 0 इंडेक्स पे आपके पास जो है वो मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है। अच्छा, सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट क्या होता है, बेसिकली सॉर्ट क्या होता है, उसको अरेंज कर देना, यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना। तो आप देख सकते हो कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है, सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 0 पे है, सबसे जो है उससे बड़ी वैल्यू 1 पे है, उससे बड़ी वैल्यू 3 पे है, 2 पे नहीं है। तो उसने 3 को पहले लिखा और सबसे बड़ी वैल्यू 2 पे थी, 2 इंडेक्स पे, तो उसने 2 को एंड पे रख दिया। तो उसने क्या कर दिया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स नंबर उसको सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए हम आर्ग सॉर्ट यूज करेंगे। अच्छा, हमने जो बेसिक पाइथन स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें हम जस्ट सॉर्ट यूज करते थे, लेकिन जब हम नंपाई यूज कर रहे हैं तो नंपाई में हमारे पास क्या फंक्शन आ रहा है, आर्ग सॉर्ट का। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आप यही काम जो है वो 2D अरे के साथ भी कर सकते हो। 2D अरे में जो argmax क्या होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे 6। वो क्या करेगा, पहले पूरी अरे को फ्लैट करेगा, फ्लैट करने के बाद फिर उसकी इंडेक्सिंग करेगा, इंडेक्सिंग करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू जिस इंडेक्स पे पड़ी होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। लेट से इस केस में हमारे पास 0 1 2 3 4 5
6। 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो 7 हमारे पास क्या है, वो 6 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, 6। तो इसी तरह से इसमें आप क्या करोगे, मिनिमा फाइंड कर सकते हो कि इस अरे में आपके पास मिनिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। वो आप देख सकते हो कि हमारे पास लास्ट में 0 वैल्यू जो ये वाली है उसकी पड़ी हुई है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि वो 2D अरे को पहले स्टेट करता है, उसकी इंडेक्सिंग करेगा 0 से, और जो जहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी मिनिमा या मैक्सिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसमें भी आप फाइंड कर सकते हो आर्ग मैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस 0। तो लेट से यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फाइंड एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन इनटू 2D अरे एट 0 इंडेक्स। तो इसका क्या मतलब होगा, लेट से इसको रन करते हैं, ठीक है। और 2 आपके पास क्या था, 2 आपके पास ये था। लेट से अगर मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए ये 2 जनरेट करके दिखाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो आपके पास ये एलिमेंट आपके पास एक 2D अरे थी जो हमने ऊपर बनाई है, ठीक है। अब इस अरे को सामने रखो और एक्सिस 0 की बात करो। एक्सिस 0 का क्या मतलब है, अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्सिस 0 हमारे पास ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात हो रही है जो टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जो मैंने ऊपर आपको फिगर दी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एक्सिस 0 है वो किस तरह से टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम ऑर्डर में जो सबसे बड़ी वैल्यू किस इंडेक्स पे है, लेट से अगर इसकी बात करें 147, यही है हमारा एक्सिस 0, ठीक है। तो एक्सिस 0 इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास इसको 1 को 0 कहो, 4 को जो है वो आपके पास 1 हो गया, और 7 जो हो गया हमारे पास सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे। तो हमारे पास इस ऑर्डर में एक्सिस 0 में जो टॉप टू बॉटम आ रहा है, इसमें जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 इंडेक्स पे जो कि 7 है। अब इसकी बात करें 251, क्योंकि हम एक्सिस 0 की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप मुझे बताओ 2 मिनट वीडियो पॉज करके कि आप बताओ कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू किस इंडेक्स पे है। यानी 2 हमारा 1 पे है, ठीक है, सॉरी 0 पे है, और 5 जो है वो 1 पे है, और 2 और जो 1 है वो 2 पे है। तो यहाँ आप बता सकते हो क्लियरली कि जो 5 जो है हमारी यहाँ बड़ी वैल्यू जो कि 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, और उसने हमें 1 रिटर्न कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस 0। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि एक्सिस 0 की बात हो रही है। तो इस तरह से आप तीसरे वाले का भी कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर भी 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो उसने हमें क्या कर दिया, आर्ग मैक्स में एक्सिस 0 में ये वाली जो अरे है वो जनरेट कर दी। अच्छा, इसी तरह से आप जो है वो एक्सिस 1 पे भी कर सकते हो कि एक्सिस 1 पे जो है वो हमारे पास आर्क मैक्स क्या होगा। अब इसी चीज़ को आप क्या देखोगे, हॉरिजॉन्टली देखोगे, क्योंकि एक्सिस 1 हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। तो इसमें आप पहले इसकी इंडेक्सिंग करोगे और फिर उसमें आप देखोगे कि सबसे बड़ी वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो ये सारे काम बेसिकली हमें नमपाई की जो लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली 1 लाइन में हमें प्रोवाइड करती है। हमें जस्ट समझने के लिए तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन आप ये सारे काम नमपाई के जरिए कर सकते हो आर्ग मैक्स और एक्सिस का कमांड यूज़ करके। अच्छा, मैंने अभी आपको शुरू में एक बात कही थी कि जब हम इसके बेसिक ऑपरेशन पढ़ लेंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे, मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि नमपाई मैंने एक बात की थी कि एफिशिएंट स्टोरेज कैसे है, ठीक है। उसका एक छोटा सा प्रूव मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव हाउ नमपाई इज स्टोरेज एफिशिएंट, ठीक है। तो इसका छोटा सा प्रूव है, एक लाइब्रेरी है, सिस्टम की लाइब्रेरी, ठीक है। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब हमें साइज़ वगैरह लेने हो या हमें कोई फाइल को जो है वो रीड करना हो, फाइल हैंडलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट सिस्टम लाइब्रेरी है पाइथन की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अरे बनाएंगे, कोई रैंडम अरे मैंने खुद से बना ली है 04552 के नाम से, और इसको एक वेरिएबल कह दिया पाइथन अरे। ये पाइथन अरे है जो कि लिस्ट है, सिंपल, ठीक है। अब मैंने बनाई है एक और अरे, नमपाई अरे। तो दोबारा बनाने के बजाय मैंने क्या किया, इसी अरे को मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया और ये नमपाई अरे में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ तक तो बात समझ आती है, ठीक है। अब मैंने सिस्टम लाइब्रेरी को यूज करके पहले पाइथन अरे की साइज निकाल लिया, और उसके बाद नमपाई अरे में तो सिस्टम की जरूरत नहीं होगी, उसमें एक एट्रीब्यूट होता है आइटम साइज, ठीक है, और उसको हम नमपाई अरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास साइज आ जाता है। तो मैंने क्या किया, दोनों अरेज का जो मेमोरी बाइट्स उसने कंज्यूम किए हैं मेमोरी में, उसको निकालने का एक मेथड यूज किया है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। और आप पहले हमारी जो दोनों अरेज आ गई हैं विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट और विद रिस्पेक्ट टू नमपाई, और पहले हमने क्या किया, जो हमारी पाइथन अरे थी उसका साइज निकाला, उसने 112 बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम की है। जबकि जो हमारी पाइथन अरे थी, उसी पाइथन अरे को हमने कन्वर्ट किया अरे में, सॉरी उसी लिस्ट को हमने कन्वर्ट किया अरे में, और उसका साइज निकाला तो सिर्फ और सिर्फ 16 बाइट्स उसने कंज्यूम किए मेमोरी में। तो यही वो बात थी कि नमपाई फास्ट है, एफिशिएंट है, स्टोरेज एफिशिएंट है, और इसीलिए हम जो है इसको प्रेफर करते हैं लिस्ट जो है वो डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, तो अब ये था हमारा एक बेसिक नमपाई का कि ओवरऑल अगर बेसिक की बात की जाए तो बेसिक नमपाई यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है। और अगर मैं अब अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है टास्क। देखो, जब तक टास्क नहीं करोगे तब तक आप
को अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने क्या जो है वो सीखा है या क्या लर्न किया है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट समझ आता है तो मैंने ये 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी एंड फुल numpy 2D अरे ऑफ शेप 3/4, टेक एनी इंटीजर वैल्यू फॉर नल numpy 2D अरे। तो ये बड़ा इजी सा मेथड है। अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो आप स्टार्ट करो, एक दफ़ा आप देख लो ताकि इस चीज़ को आपको क्लियर कर लो कि ये चीज़ क्या है, और इसके बाद इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्व करो और इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि ये बेसिकली किस तरह से जो है वो आप सॉल्व कर रहे हो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिएट अ numpy अरे दैट रिटर्न्स इवनली स्पेस नंबर ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल। इसकी मैंने अभी बात की, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एल स्पेस का फंक्शन यूज किया था। टेक 1 एज स्टार्ट वैल्यू, 12 एज एंड वैल्यू एंड नंबर ऑफ सैंपल्स आर 12। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एल स्पेस का फंक्शन यूज हो सकता है, और आप इसको कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है कि क्रिएट अ numpy अरे that returns evenly spaced values within a given interval. Take 99 as interval value and can be reshaped this array into 3/1। ये भी मैंने आपको अभी से ऊपर सिखाया है, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है और आप इसको देख सकते हो कि आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो। आपका जो भी आंसर है, और इसका जो आंसर यस और नो में भी आ सकता है आगे जाके, क्योंकि हम इसको रीशेप कर सकते हैं या नहीं। तो इसको सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हाउ टू फाइंड एलिमेंट्स ऑफ मिनिमम इंडेक्स पोजिशन इन अ गिवन 2D अरे एट एक्सिस 1। अरे मैंने आपको दे दी है, हिंट मैंने भी दे दिया है कि argmin यूज करोगे यहाँ पे, और इसका भी जो आंसर आपका आता है वो मुझे बताओ आप क्या आता है। और हाउ टू सॉर्ट एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्सिंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन 2D अरे। अरे मौजूद है, आर्ग सॉर्ट यूज करोगे, और इसका भी मुझे आप, ये 5 सवाल लाजमी है। अगर ये आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट समझ आता है ना, तो इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इनके आंसर क्या आते हैं कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो, बताओ क्या आंसर आते हैं। और बाकी ये जो पूरे डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको कोड की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। और उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी है, आपने इन 5 सवालों को लाजमी सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर है वो आंसर भी मैं आपको जो है वो कोडिंग की फॉर्म में या उसका PDF में दे दूंगा। नीचे उसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी आपकी बेसिक पाइथन। अब थोड़ा बात करते हैं एडवांस पाइथन की, यानी अगर हमने पाइथन में कुछ एडवांस न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने हैं उनकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एडवांस अगर numpy ऑपरेशंस हमने करने हैं तो क्या होगा। सबसे पहले मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हमने क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। अगर आप वही डॉक्यूमेंट चलाना चाह रहे हो तो ऑलरेडी आप जस्ट एक दफ़ा जो है लाजमी आपने इसको इंपोर्ट करना होता है, ताकि आपकी जो लाइब्रेरी जो है वो एक दफ़ा सिस्टम में आ जाए। ठीक है, ऑपरेशंस बात करते हैं। आपने जो है वो अपनी स्कूल टाइम पे जो है वो मैट्रिसेस के ऑपरेशंस किए होंगे, तो वो सेम वही हमारे पास। हमने क्या किया, एक 2D numpy अरे जनरेट की है, उसका A1 नाम दे दिया। A2 हमने एक और जो है वो रैंडम numpy जनरेट की है खुद से, उसको A2 नाम दे दिया। दोनों में एडिशन करना चाहते हैं तो A1 प्लस A2। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक दफ़ा हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अरे जनरेट की है, एक और मैंने अरे जनरेट की है। दोनों को मैंने एडिशन करवाना है, जैसे कि हमने स्कूल टाइम पे हम मैट्रिसेस की एडिशन कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2, तो सिंपल हमारे पास दोनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये काम हम लिस्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, लेट से अगर हम दोबारा थोड़ा सा प्रीवियस जाएं, लिस्ट पढ़ें दोबारा से, तो लिस्ट हम कैसे होता है, लिस्ट हमारे पास इस तरह जनरेट होती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था। तो अगर मैं इन दोनों को इस तरह करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, दोनों को वो ऐड नहीं कर रहा, वो दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कर रहा है सिंपल। जबकि numpy हमें ये एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है, यानी x प्लस वाई वाला, A1 प्लस A2 वाला, कि उनको डायरेक्टली जो है आप सिंगल प्लस की कमांड से जो है दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जबकि लिस्ट में ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म नहीं करना, हम नहीं कर सकते थे, हमें कोई और मेथड यूज करना पड़ता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है तो टू numpy अरेज को तो आप सिंपल मल्टीप्लाई का साइन यूज कर सकते हो, आप दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्क्वायर रूट लेना है किसी एक अरे का, स्क्वायर रूट की कमांड आप SQRT, ये कमांड हमने लास्ट टाइम इंपोर्ट मैथ में जो हमने बेसिक पाइथन की वीडियो कवर की थी उसमें मैथ फंक्शन के जरिए भी की थी। यहाँ पे numpy में बिल्ट इन ये आपके पास एट्रीब्यूट मौजूद है SQRT, स्क्वायर रूट का, तो आप डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हो, आपको मैथ जो है वो इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या कर सकते हो, लेट से अगर हमने
सम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी अरे का तो जो जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उसका हमें सम निकालना है, तो हम numpy में एक डॉट सम की कमांड यूज़ होती है, वो यूज़ करेंगे या एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी numpy अरे में उसका हमें टोटल काउंट बता देगा कि कितने उसका सम कितना है। यानी लेट से इस केस में हमारे पास 1 + 2 + 3 तो क्या आएगा, टोटल आंसर 6 आएगा, तो उसका वो कंप्लीट सम बता देगा। उसका मैक्सिमा फाइंड करना है तो आप मैक्सिमा फाइंड कर सकते हो, तो आप बता देगा कि 3 है। यानी यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन की बात नहीं हो रही, अभी जो हमने बेसिक में पढ़ा था ना, बेसिक में हमने ये पढ़ा था कि इंडेक्स पोजीशन पे जो है वो हम आर्ग मैक्स या आर्ग जो है वो मिनिमा यूज कर रहे थे। यहाँ पे सिंपल मैक्स का मतलब ये है कि वो एक्चुअल एलिमेंट कौन सा है जो सबसे बड़ा है आपकी गिवन अरे में, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। मिनिमा कौन सा है, 1 है ऑब्वियसली। ये थोड़ी सी चीज मैंने जरा पिक्टोरियल फॉर्म में समझाई हुई है कि ये आपके पास डाटा है या अरे कह लो, और उसमें मैक्सिमा ये होगा, मिनिमा ये होगा और सम बेसिकली ये होगा, ठीक है। तो अब फर्ज करो आप एक आर्गुमेंट पास कर सकते हो कि जिस a1 इज ग्रेटर देन 5। लेट से मेरे पास a1 क्या है, मैं एक दफा दोबारा a1 आपको जो है यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि मेरे पास a1 क्या था। a1 मेरे पास ये वाली अरे थी, ठीक है। अब इस अरे में मैं चाहता हूं जो ग्रेटर देन 5 एलिमेंट्स हैं वो कहाँ हैं, तो उसके लिए वेयर की कमांड या वेयर का एट्रीब्यूट है मेरे पास, तो विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स पोजीशन। लेकिन ये लाजमी जरा इसका देखना है, ख्याल रखना है। तो मैं इसको अगर एक दफ़ा रन करता हूँ तो मुझे बताएगा कि क्या कर रहा है। मेरे पास एक अरे क्या कर रहा है, ये डबल नहीं है बेसिकली, ये टपल है। एक अरे टपल मुझे रिटर्न कर रहा है कि इस अरे टपल पे आपको आपका वो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि ग्रेटर देन 5 है। कैसे वो कैसे होगा, लेट से मेरे पास इंडेक्स पोजीशन है 1 2, ठीक है। तो 1 2 कहाँ है मेरे पास, ये वाला 6 वाला, और इसी तरह से आपके पास 2 0 पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि ये बेसिकली जो है वो आप विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स पोजीशन फाइंड करना चाहो किसी भी एलिमेंट को वेयर की कमांड यूज करके, तो आपके पास ये जो पहला वाला आपके पास जो अरे टपल रिटर्न हुआ है उसका मतलब ये कि ये 6 वाली वैल्यू यहाँ मौजूद है, और दूसरा वाला जो आपके पास एलिमेंट 2 0 की बात कर रहा है तो वो ये 8 वाली वैल्यू है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि आप किसी आर्गुमेंट को दे के यूज करना चाहते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से हैं। A1 यानी A1 हमारे पास यही अगेन यही वाला हमारे पास अरे है, तो उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आपको क्या कर देगा, बता देगा कि बेसिकली ये 0 0 पे यानी 0 आपके पास जो है वो रोज। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि किसी भी अरे में आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स पोजीशन। ये जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे 1 0 पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है 1/2 की, ये वाली, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और दोबारा मैं चेक करता हूँ कि नॉन जीरो कौन सी होंगी, तो वो बताएगा देखो उसने वो वाली वैल्यू अब निकाल दी है आपकी दोबारा चेक करने से, क्योंकि हम उसको 0 कर चुके हैं। तो इस तरह से आप नॉन जीरो एलिमेंट्स चेक कर सकते हो। दो अरे को आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। कॉन्कैटिनेट का कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक पाइथन की वीडियो में काफ़ी डिटेल में दिया था आपको। तो लेट से अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो अरे हमने बनाई हैं, दो अरेज को हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। जैसे कि लिस्ट में बाय डिफॉल्ट हो जाता था ये प्लस का साइन यूज करके, लेकिन अगर नंपाई में ये काम करना है आपने तो आप कॉन्कैटिनेट का एट्रीब्यूट यूज करोगे, np.concatenate। तो आप ए बी जो आपकी अरे थी उसने क्या किया, पूरी अरे को आपस में जोड़ दिया, यानी कॉन्कैटिनेट कर दिया आसान से अल्फाज में। अच्छा, यहाँ पे 2D अरे को भी हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दो अरेज बनाई हैं, ठीक है, उनको नाम दे दिया, उनको कॉन्कैटिनेट करना है A1 A2, और उसको मैंने इसमें कर दिया। या विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस 0 करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस 1 करना है। अब एक्सिस का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एक्सिस बेसिकली होता क्या है। जब एक्सिस का हम हवाला देते हैं ना, तो वो एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल में चल रहा होता है। तो इस तरह भी आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ दी है, print/r। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने, जैसे कि अगर जो C++ बैकग्राउंड के लोग हैं उनको आइडिया होगा कि एंडल का क्या मतलब होता है। एंडल का मतलब वही है जो यहाँ पे पाइथन में /r का मतलब है। यानी एक सिंपल हमें क्या होगा, एक स्पेस हमें प्रोवाइड कर देगा, एक लाइन प्रोवाइड कर देगा हमें। तो जैसे दो जो है अरे के दरमियान मैंने एक स्पेस देनी थी, एक लाइन की स्पेस देनी थी, तो मैंने /r का यूज़ किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस दफ़ा रन करूं तो आपको पता एक उसने 3 अरे जनरेट करके दिए हैं। तो पहली अरे में क्या हो रहा है, सिंपल कॉन्कैटिनेशन हो रही है हमारी, ठीक है, 2D अरे में। और अगर मैं दूसरी अरे की बात करूं इस वाले की, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। अच्छा, बाय डिफॉल्ट सेम है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस है वो 0 है। और अगर एक्सिस 1 की बात की जाए तो एक्सिस 1 में उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली उसने उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया,
तो हम इस तरह कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, किसी भी अरे को स्लाइस किया जा सकता है। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बेसिक पाइथन में हमने बहुत डिटेल में कवर किया था, तो उसको कैसे देखा जा सकता है। लेट से मेरे पास एक अरे है, अब मैं इस अरे को अगर दोबारा बना के दिखाऊं ताकि आपका थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए। डाटा ये अरे थी, ठीक है, इस अरे को हमने सामने रखना है 1 2 3, बेसिक अरे 1D अरे है, और 1D अरे में मुझे स्लाइस का मैंने कमांड दिया है कि डाटा 0:2। तो इसका क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि 0 से लेके 2 तक वो क्या कर देगा, स्लाइस कर देगा, बाउंड्री वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम बेसिकली जब भी हम पाइथन में लिखते हैं तो पाइथन में हम इस तरह से लिख रहे होते हैं, ठीक है, यानी ओपन ब्रैकेट तो हम मैथ में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने यही बात पाइथन में लिखनी है तो हम पाइथन में तो ओपन ब्रैकेट नहीं लगा सकते, वो क्या करेगा, वो आपको एरर दे देगा। तो वो जो 2 है बेसिकली यहाँ पे जो 2 वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होती है, एक बाउंड्री वैल्यू होती है, और बाउंड्री वैल्यू उस स्लाइस का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको रन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या आंसर आया इसका। तो 0 से लेके 1 तक, यानी 0 इंडेक्स पे 1 है और हमारे पास 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, तो 1 और 2 उसने स्लाइस करके दे दिया। 3 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो हमारे पास हमने उसको स्लाइस का कहा नहीं था। अगर हमें इस चीज़ को 3 में स्लाइस करना है तो मैं फर्ज करो अगर मेरे पास डाटा वैल्यू बड़ी होती, ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि मेरे पास अगर ये वैल्यू बड़ी होती और मैं कोई एक बनाता डाटा नाम का वेरिएबल या डाटा2 नाम का एक बनाता वेरिएबल और np.array में यहाँ पे लिखता और आगे में एक अरे बना देता आपकी, ठीक है, और लेट्स से उसमें मैं एलिमेंट्स डाल देता 1 2 3 4, ठीक है, और मैं इसको दोबारा अगर रन करूं तो मेरे पास ये करे आ जाएगी, ठीक है। इस अरे में अगर मैं स्लाइसिंग करना चाहता हूं और ये अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूं तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे 3 लिखूँगा अगर मुझे 1 2 3 चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 3 जो है वो बाउंड्री वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, वो शामिल नहीं होगी, बाकी वैल्यू रिटर्न कर देगा मुझे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। और ये आपको मैंने बताया था कि ये \r क्या होता है, जस्ट एक लाइन को स्पेस देने के लिए यूज होता है। अब एक स्लाइसिंग का मेथड ये है, ये भी होता है कि 1 रेशो आगे सारा खाली, उसमें ये होगा कि आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, अगर हम इस अरे की दोबारा बात करें, इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे ले आऊँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस अरे की बात हो रही है यहाँ डाटा वाले अरे की, और इसमें अगर मैंने इस तरह इसको स्लाइस करना है 1 कॉलन डाल के और आगे सारी वैल्यूज, तो वो क्या करेगा, जो पहली वैल्यू होगी उसको छोड़ देगा और आगे सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, यानी ठीक है। इसमें भी आपकी जो वैल्यू है वो 1 वाली, वो बाउंड्री वैल्यू है, वो शामिल है, ठीक है, यानी बाउंड्री वैल्यू कौन सी होगी, 2 और आगे ऑनवर्ड जितने भी होते हैं वो सारे आपको प्रिंट कर देता। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है फ्रॉम 1 टू इंटायर एलिमेंट्स। अच्छा, एक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पाइथन में ना नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए भी हम स्लाइस कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो नेगेटिव इंडेक्स का थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था कि वो बेसिकली बैक से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देता है। लेट से अगर इसी अरे की बात करें हम 1 2 3 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 3 है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास हो जाएगा माइनस जो है वो 2, और इसके अलावा जो 2 है वो आपके पास -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो बैक ऑर्डर में उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देता है। तो आप इस तरह भी उसकी इंडेक्सिंग विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। इसके अगर आपने डिटेल कॉन्सेप्ट देखना है तो बेसिक पाइथन में इसको विद रिस्पेक्ट टू हमने जो पिक्चर्स है उसके साथ सारा समझाया था। आप थोड़ा यहाँ मैंने दोबारा डिस्कस किया है इसी चीज़ को कि डाटा अगर आपके पास ये 0 1 2 है तो उसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 हो जाएगी, और अगर डाटा 0 का मतलब ये होता है कि इसकी पहली वैल्यू, डाटा 1 का मतलब ये होता है कि इसकी दूसरी वैल्यू, और डाटा 0,3 जो कि हमने ये वाली वैल्यू की थी उसका ये मतलब होगा 1, आगे कॉलन लगा दिया और उसका हमने अगर मतलब देखना तो ये वाला होगा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो हमारे पास 2 और 3 रिटर्न कर देगा, और नेगेटिव इंडेक्सिंग वो किस तरह होती है ये आगे भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी नॉर्मली नेगेटिव इंडेक्सिंग इतनी ज़्यादा ही नहीं यूज़ कर रहे होते हम, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हम पॉजिटिव इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है नेगेटिव में, लेकिन अक्सर ये चीज़ इसमें फिजिबल है, यूज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम चलें तो स्लाइस हम कर सकते हैं। मैंने स्लाइसिंग का मज़ीद थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको। लेट से मेरे पास अगर ये वाला एक अरे है, थोड़ी मैंने बिग अरे बनाई है और मैंने इस तरह से स्लाइस करना है, यहाँ पे मैंने 3 आर्गूमेंट्स दे दिए हैं कॉलन के साथ 1 5 2, तो इसमें क्या होगा, और नीचे एक मैंने आपको बताया है डबल कॉलन के साथ 2, तो इसमें क्या होगा आप देख सकते हो कि पहले मेरे पास क्या वैल्यू आई है 2 और 4 की, उसमें वो क्या करेगा, जो भी टोटल वैल्यू है उसमें आपको जो वैल्यू जैसे पहली क्या होती है, जो पहली यानी आपका पास क्या होगा, 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 का मतलब ये है कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है, 5 का मतलब है एंडिंग वैल्यू, और 2 क्या है,
डिविजिबल बाय 2, यानी जो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 से 5 ये सारी वैल्यूज, और जो भी आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 2 है और 4 है, यही 2 वैल्यूज हमारे पास हैं, तो इन दोनों को रिटर्न कर देगा। और आगे अगर डबल कॉलम के साइन की बात की जाए तो वो कंप्लीट उसको ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती आपके पास वैल्यूज, वो सारी उसने रिटर्न कर दी, यानी ऑड नंबर्स सारे जो है वो आपके पास उसने रिटर्न कर दिए। तो इस तरह से भी आप कुछ डिफरेंट आर्गूमेंट दे के भी नंपाई को स्लाइस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक अरे हमने बनाई है, और उसको 2D अरे की बात की जाए तो 2D अरे को किस तरह स्लाइस करना है। तो 2D अरे का अगर हमने बनाई है तो वो क्या करेगा, आपको 0 से लेकर 2 तक स्ट्रेट कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर इस अरे में 2 आपके पास 1D अरे मौजूद है, एक 2D अरे में 2 1D अरे होती हैं, तो पहले 1D अरे की बात की जाए तो उसमें क्या करेगा वो 2 में हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी पहली वैल्यू, यानी 2 वैल्यूज छोड़ देगा ना, ये 2 वैल्यूज छोड़ देगा, और हमारे पास कौन सा एलिमेंट आया, ये 3। उसके बाद 2 वैल्यूज छोड़ देगा, लेकिन आगे एलिमेंट ही नहीं, उसने प्रिंट ही नहीं किया। अब दूसरी अरे की बात की जाए तो उसमें 2 वैल्यूज छोड़ देगा, क्योंकि हमने 2 का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे कॉमे के साथ, याद रखना है कॉमे के साथ दिया है हमने यहाँ पे, और 8 को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। फिर आगे 2 वैल्यूज छोड़ देगा, ठीक है, लेकिन अब आगे वैल्यूज ही कोई नहीं है, उसने इसलिए 2 पे ही हमें एक अरे बना के दे दी है 3 और 8 की। तो इस तरह से 2D अरे को भी हम स्लाइस कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो आगे वही स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट है। स्टैकिंग आप समझते हो, स्टैकिंग भी क्या होता है, 2 अरेज को आपस में जोड़ देना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, ए बी आपके पास 2 अरेज हैं, ए बी वही अरे जो हमने ऊपर बनाई थी। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको जो है यहाँ पे ए प्रिंट कर देता हूँ कि हमारे पास जो ए अरे थी वो क्या थी, और उसके बाद जो एक बी अरे थी वो क्या थी, ठीक है। ये हमारे पास ए अरे थी और ये बी अरे थी, इन दोनों को हमने स्टैक करना है, यानी जोड़ना है आपस में, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो स्टैक करके आपको एक 2D अरे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्केटिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्केटिनेट क्या करता है, वो एक सिंगल 1D अरे बना के देता है। स्टैकिंग हमें यहाँ पे क्या करके दे रहा है कि हमें वो एक 1D अरे को 2D अरे में कन्वर्ट करके दे रहा है। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो स्टैकिंग में कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। वर्टिकल स्टैक, वी स्टैक का मतलब यहाँ पे होता है वर्टिकल स्टैक, यानी वर्टिकली उसको स्टैक कर दे, ठीक है। एच स्टैक का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली उसको स्टैक कर दे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली स्टैक हो जाएगा। लेकिन जब हॉरिजॉन्टली स्टैक होगा तो रिमेंबर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्टैक हो गए वो 1D अरे में ही रहेगी, ठीक है। और स्टैक करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर डिटेल में समझाया गया। स्टैकिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस कैसे होगा और विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस 1 कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस तरह फिजिबल होती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें स्टैक नहीं हो सकती, तो उनका ऑर्डर का लाजमी ख्याल रखना है। जैसे जो हम मैट्रिक्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट रूल पढ़ते हैं ना कि भाई ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके इस मैट्रिक्स से जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो वहाँ पे जो ऑर्डर का ख्याल है वो लाजमी रखना है आपने। अच्छा, आगे आप चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास स्प्लिटिंग है, हम कुछ अरेज को स्प्लिट भी कर सकते हैं। लेट से आई एक अरे बनाई थी हमने, उसको आई अरे को दोबारा कॉल करते हैं, तो ये अरे थी हमारे पास 1 to 9, ठीक है। इस 1 to 9 अरे की बात करें तो हम इसको 3 एलिमेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 4 एलिमेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर सकते हैं, वर्टिकल स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्प्लिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि उसने हमें क्या किया, एक हमें बेसिकली एक अरे जनरेट कर दी, जिसमें उसने हमें बताया कि जैसे कि हमारे पास ये पूरी अरे थी, हमने ऑर्डर दिया 3 का, तो 3 हमारे पास क्या हुआ, 3 हमारे पास ये हुआ कि उसने उसके 3 इक्वल हिस्से बना दिए, 1 to 3, 4 to 6 और आगे 7 to 9, ठीक है। और अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू 4 उसको स्प्लिट करना है तो आपके पास उसने क्या किया, पहली अरे उसने बनाई 1 to 3 की, और आगे 3 इक्वल हिस्से उसने बना दिए, ठीक है, क्योंकि 4 बेसिकली एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, तो उसने उस हिसाब से उसको स्प्लिट कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है तो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट भी वो एच स्प्लिट के साथ कर दिया, और वर्टिकली भी जो है वो उसने कर दिया उसको वर्टिकली। अब यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट अरे यूज़ की है, जेड। अब जेड अरे कौन सी थी उसको भी एक दफ़ा बना लेते हैं कि आपको आइडिया हो जाए। तो जेड अरे ये वाली थी जो कि 2D अरे थी, ठीक है। तो वर्टिकली स्प्लिट उसने इसको क्या किया, पहली ये वाली अलग कर दी, फिर दूसरी वाली अलग कर दी है। और इसकी अगर बात करें आई की, आई हमारे पास ये वाला है, तो इसको उसने स्प्लिट किया 3 में, तो आपके पास 3 इक्वल हिस्से जैसे कि हमने यहाँ बनाए थे वो तीनों बन गए। अच्छा, अब क्या करना है, एक अरे को दूसरी अरे में कॉपी कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास कॉपी का एट्रीब्यूट मौजूद है। तो एक अरे हमने बनाई है, उस अरे को एक नए वेरिएबल में कॉपी किया, और हम पुरानी अरे में कोई एलिमेंट चेंज करते हैं तो यहाँ तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल अरे आपके पास सेम रहेगी। तो इस तरह आप कॉपी कर सकते हो फॉर रेफरेंस कि आपने कॉपी अरे बनाई है।
अच्छा, अब सॉर्ट कर सकते हो। हमारे पास एक अरे है 3 2 0 1, ये अनअसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सॉर्ट की कमांड यूज करेंगे। रिमेंबर ये आर्क सॉर्ट नहीं है, ये सिंपल सॉर्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर हमारे पास क्या है, फिल्टर अ नंपाई अरे बाय गिविंग एन आर्गुमेंट, ठीक है। आप किसी अरे को फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर क्या होता है बेसिकली, यानी आप कुछ आर्गुमेंट देके उसमें अरे को फिल्टर करना चाहो, ठीक है। तो फिल्टर के लिए क्या करोगे आप, फिल्टर के लिए आपने एक अरे बनाई, लेट से मैंने एक रैंडम अरे बना दी और उसमें FIL फिल्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रख दिया, और फिल्टर में मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया ग्रेटर देन 73, यानी ऐसी वैल्यूज जो 73 से ग्रेटर हैं। एक और मैंने आर्गुमेंट दिया डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब उन दोनों को दोबारा फिल के रेफरेंस भी कर दिया और सिंपल भी प्रिंट करवा दिया। सिंपल प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बुलियन ऑपरेशन में एक अरे हमारे पास जो हमारे पास क्या होगा, लिस्ट जनरेट होगी जो कि इस रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। उसमें क्या करेगा, जो वैल्यू सही होंगी उसको ट्रू कर देगा, हाँ जी ये दोनों वैल्यू 73 से ग्रेटर हैं, उसको ट्रू कर दिया, बाकी को उसने फॉल्स कर दिया। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास 72 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 74 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो उसको उसने ट्रू कर दिया, बाकियों को फॉल्स कर दिया। अब इन दोनों को दोबारा हमने जनरेट करवाना है नंबर्स की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल का रेफरेंस देंगे, तो हम वो क्या करेगा, एक दोबारा एक लिस्ट जनरेट कर देगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल्टर कमांड यूज कर सकते हो इसमें एक नंपाई अरे में। आगे चलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग ये होती है कि आप सिंपल किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी स्केलर नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी वो ब्रॉडकास्टिंग होती है। लेट से मेरे पास एक अरे है 1 और 2 का, और मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.6, तो मेरे पास क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो एक तरह से ब्रॉडकास्ट हो गई वैल्यूज आपकी, यानी इनहांस हो गई, ठीक है। तो ये कर सकते हो। फ्लिप कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हो, नंपाई में फ्लिप कमांड है। फ्लिप कमांड क्या होती है, एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ चेंज कर देना, ठीक है। यानी सम टाइम होता है ना कि इमेज को हम फ्लिप कर देते हैं, वो सारे उसके एक्सिस चेंज हो जाते हैं, तो आप फ्लिप कमांड यूज कर सकते हो। लेट से मेरे पास एक अरे है डबल है, इस अरे को मैं अगर दोबारा बना के दिखाऊं आपको ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए, ये अरे हमने ऊपर बनाई थी, एक जेड अरे हमने बनाई थी, तो उसको दोबारा एक दफ़ा यहाँ रिटर्न लिख लेते हैं। एक ये अरे थी डबल है, इसको मैंने फ्लिप करना है, तो मैं फ्लिप का जो नंपाई में का एट्रीब्यूट है वो यूज़ करूँगा। वो क्या करेगा, इस पूरी अरे को फ्लिप कर देगा, यानी उसका ऑर्डर चेंज कर देगा, 0 से स्टार्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो अब जेड एक अरे थी, इसको फ्लिप करना है, तो वो क्या करेगा, उसका पूरा ऑर्डर चेंज कर देगा, किसी खास वैल्यू को, यानी फ्लिप स्पेसिफिक वन वैल्यू ऑफ कॉलम या रो विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, उसको फ्लिप करना है। यानी मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है वो कॉलम 1 की बात की है, तो उस कॉलम को ही जस्ट क्या करेगा, इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको फ्लिप कर देगा। या फिर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फ्लिप करना है आपने, जैसे यहाँ पे 7 और 2 की बात हो रही है, तो 7 2 को फ्लिप कर देगा। यहाँ पे हमने 1 का कमांड दिया था क्योंकि 0 पे ये पड़ा हुआ था और ये 1 पे, तो उसने इसको फ्लिप कर दिया। तो किसी स्पेसिफिक कॉलम को फ्लिप कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फ्लिप कर सकते हैं, या पूरी अरे को फ्लिप करवाना है हमने, उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना नंपाई के एडवांस ऑपरेशंस में आती है। आगे जाके अगर आप इमेजेस की बात करोगे ना, जब हम मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे होते हैं, डीप लर्निंग यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमारे पास ना इमेजेस का डाटा भी आता है। इमेजेस बेसिकली उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे एक अरे होती है, एक 2D अरे होती है, एक मल्टी डायमेंशनल अरे होती है, और उस अरे में जैसे कि आप रोज़मर्रा जब आप काम कर रहे होते हो ना इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इमेजेस में क्या होता है, आप कुछ इमेजेस को फ्लिप कर रहे होते हो, उसको क्रॉप कर रहे होते हो। तो आप क्या कर रहे हो, क्रॉप बेसिकली क्या है, एक इमेज को क्रॉप करना क्या होता है, उसकी अगर बैक एंड पे जाओ ना तो बेसिकली एक अरे है, उस अरे को आपने स्लाइस कर दिया, ठीक है, और फ्लिप कर दिया आपने किसी इमेज को, तो फ्लिप के पीछे क्या है, आप उस अरे को फ्लिप कर रहे होते हो। तो ये बेसिकली नंपाई इसलिए ज़रूरी है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या डाटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बेसिकली हम आगे जाके इमेजेस यूज़ करेंगे, तो इमेजेस बेसिकली इस नंपाई की हेल्प से ही हम सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए नंपाई बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमारे पास एक अरे जनरेट होती है, और ये बेसिकली आज जो हमने पढ़े हैं ये सारे इसके एडवांस ऑपरेशन हैं। और अब फाइनली एक आखिरी ऑपरेशन ये था कि अगर हमने नंपाई को सेव करना है, अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया किसी नंपाई पे और हम चाहते हैं वो सेव हो जाए, या हमारी कोई हमने नंपाई अरे बनाई है वो हम उसको ऑलरेडी सेव करना चाहते हैं, तो कैसे सेव करेंगे। लेट से मैंने एक नंपाई अरे बनाई है, 1D अरे है, इसको सेव करना है, तो नंपाई में सेव का एट्रीब्यूट है और आगे आर्गूमेंट में उसका नाम देना है और अरे उसका रेफरेंस देना है जो आपने अरे बनाई है। तो वो क्या होगा, आपकी फाइल आपको जनरेट करेगा .npy। अगर मैं इसको रन करूँ ना तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे .npy अरे नाम से एक नई फाइल बन गई है, जो कि जिसमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इसको दोबारा लोड करना है, तो लोड कैसे करोगे, नंपाई में एक लोड का फंक्शन है और उसका रेफरेंस दे दोगे जो भी उसका नाम होगा और जो उसकी यहाँ पे एक्सटेंशन होगी।
तो वो दोगे तो आप उसको दोबारा लोड भी कर सकते हो कि ये आपकी अरे थी। तो ये बेसिकली थोड़े से numpy के ऑपरेशंस हैं सारे, जो कि एडवांस लेवल पे थे। ये दोनों फाइलें एंड पे मैं आप यही कहना चाहूँगा कि एंड पे आना, देखो मैं हर दफ़ा एक बात करता हूँ कि जो कोडिंग है ना आपकी, ये आपको ऐसे नहीं आएगी जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये दोनों चीज़ें, आप दोनों फाइलें, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ की फॉर्म में, कोडिंग की फॉर्म में, और जो टास्क मैंने दिया था उसके सॉल्यूशंस भी वहाँ मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सुनने का फ़ायदा नहीं है। इसको प्रैक्टिस करो। आईडी कोई सा भी यूज़ करो, जुपिटर यूज़ कर लो, एनाकोंडा यूज़ कर लो, पाईचार्म यूज़ करना चाहते हो, या तो अब तो ऑनलाइन कंपाइलर भी हैं जिसमें हमारे पास जो है वो गूगल कोलैब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस है, वो यूज़ कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़रूरी है। और दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है numpy के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आई होगी। कंप्रीहेंसिव मैंने कोशिश की है बनाने की इसको। और दैट्स इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।